नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 23 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज। HSBC बैंक के CEO कौन है, यानी कि हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन के CEO कौन है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की किस धारा के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के किस प्लेटफॉर्म पर IGOT यानी कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। 9 अप्रैल को किस संगठन के द्वारा प्ले ट्रू डे मनाया गया। और जो फीफा के द्वारा विश्व फुटबॉल रैंकिंग जारी की गई है 2020 में, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। HSBC बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इंग्लैंड का बैंक है और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। और इसके नए CEO बने हैं नोएल क्वीन। क्या नाम है? नोएल क्वीन इसके नए CEO हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अगर कोई व्यक्ति थूकता है तो उसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 52B के अंतर्गत सजा का प्रावधान किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो पोर्टल है जिसे हम लोग कहते हैं दीक्षा, क्या नाम है? दीक्षा पोर्टल, इसके ऊपर IGOT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा यहां पर पेशेवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी कोविड-19 से निपटने के लिए। 9 अप्रैल को प्ले ट्रू डे जो मनाया गया, ये मनाता है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। फीफा विश्व फुटबॉल रैंकिंग 2020 में इसमें भारत का स्थान रहा है 108वां। कौन सा? भारत का स्थान रहा 108वां। और पहले स्थान पे कौन सा देश है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने। बीरुत किस देश की राजधानी है। विजडन क्रिकेटर अल्मनैक 2020 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन रही। सैनिटाइजर टनल बनाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना। और किस एम्स के द्वारा भारत के पहले हेल्थ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है। तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो इसके नए MD और CEO बने हैं संजय अग्रवाल। क्या नाम है? संजय अग्रवाल। बीरुत ये राजधानी है लेबनान की। कहाँ की? लेबनान की राजधानी है, जो कि पश्चिम एशिया का एक देश है। और अभी भारत ने लेबनान और अफगानिस्तान को गेहूं की सप्लाई की है। विजडम क्रिकेटर अल्मनैक 2020 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन रही। तो ये रही हैं एलिस पैरी, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रहे हैं बेन स्टोक्स, जो कि हैं इंग्लैंड के। और यही दोनों खिलाड़ी पुरुषों और महिलाओं की श्रेणी में ICC के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में भी चुने और चुनी गई। सैनिटाइजर टनल बनाने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है देश का। इसका नाम है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। एम्स द्वारा भारत के पहले हेल्थ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म का विकास किया गया। तो ये है आपका एम्स ऋषिकेश। कौन? एम्स ऋषिकेश। और इसने IIT रुड़की के साथ में मिलकर के भारत का जो पहला हेल्थ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है कोविड-19 के लिए, इसका विकास किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए डैशबोर्ड बनाने वाला देश का 5वां रेलवे स्टेशन कौन है। और रेलवे द्वारा जो वेस्ट टू एनर्जी का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि वेस्ट से एनर्जी बनाने की जो इनकी मशीन है, उसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, इनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। क्या नाम है? सैयद अकबरुद्दीन। ये अस्थायी प्रतिनिधि हैं भारत के संयुक्त राष्ट्र में। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक ये पिछले वर्ष नियुक्त किए गए थे और इनका नाम है सुरजीत भल्ला। क्या नाम है? सुरजीत भल्ला। और IMF ने कहा है कि इस वर्ष यानी कि 2020 में एशिया की जो ग्रोथ रेट है वह रहेगी 0% के आसपास। और IMF की जो MD हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, इनके बाह्य सलाहकार ग्रुप में RBI के जो 23वें नंबर के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, इन्हें भी शामिल किया गया है। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर, इस पुस्तक को लिखा है मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने। किसने? मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने, जो कि योजना आयोग से पहले जुड़े थे। दृष्टि बाधित लोगों के लिए डैशबोर्ड बनाने वाला 5वां रेलवे स्टेशन बन गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। कौन सा? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन।
और रेलवे के द्वारा जो वेस्ट से एनर्जी बनाने का प्लांट लगाया गया है भुवनेश्वर में, इसमें जिस प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा वह आपकी है पॉलीक्रैक। क्या है? पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर जो हमारे वेस्ट होते हैं उनसे एनर्जी का निर्माण किया जाएगा। तो ये रहे क्विज के आपके 15 प्रश्न। कितने आपने सही किए वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब वुहान वायरस अपडेट थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्तमान में 26,21,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। 1,82,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 7 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से रिकवर हो चुके हैं। यूएसए सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में पहले स्थान पे है, स्पेन इस सूची में दूसरे स्थान पे है और इटली यहाँ पर है तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी संख्या 21,000 के ऊपर पहुँच चुकी है और भारत में भी 681 लोगों की इस वायरस से डेथ हुई है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 4370 लोग रिकवर यहाँ पर कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, गुजरात है दूसरे और दिल्ली है तीसरे स्थान पे। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पर्यावरण सुरक्षा उपाय और किस प्रकार से पर्यावरण को और बेहतर बनाया जाए इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 1970 में यूएसए के एक सांसद थे जिनका नाम था गेरार्ड नेल्सन, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1990 में ये अन्य देशों में भी मनाया जाने लगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2009 में इसे मनाने की घोषणा की गई थी और उस समय संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस का नाम रखा था इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। क्या? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये नाम रखा था किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। इस बार की थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन। और अगर आपको याद हो जो इस वर्ष अर्थ दिवस मनाया गया है 28 मार्च को, जिसे हम लोग अर्थ आवर डे के नाम से भी जानते हैं, उसकी भी थीम रही थी क्लाइमेट एक्शन। तो दोनों के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस और जो 0 आवर डे था 28 मार्च को, दोनों की थीम है क्लाइमेट एक्शन। किस राज्य की सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण को शुरू किया गया? तो ये स्कीम 2018 में शुरू की गई थी गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2018 में गुजरात के उस समय के सीएम विजय रूपानी के द्वारा इसके पहले चरण की शुरुआत की गई थी। दूसरा चरण इसका शुरू हुआ था 2019 में और अब 2020 में इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। और तीसरे चरण में ये लक्ष्य रखा जा रहा है कि जो हमारा मानसून है उसके शुरू होने से पहले जल को संचय करने के लिए जो झीलें हैं, नदियां हैं या बांधों को और गहरा किया जाए जिससे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जल को एकत्रित किया जा सके। गुजरात की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी गांधीनगर में। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और सीएम यहाँ के हैं विजय रूपानी। इसके अलावा आपको कई सारे राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे गुजरात में, जैसे कि गिर फॉरेस्ट हो गया, ब्लैक पक हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क हो गया और गधों के लिए जो अभयारण्य है वाइल्ड एज सेंचुरी, ये भी आपको मिलेगा गुजरात में। यह एकमात्र है भारत का जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। हुआई इंडिया ने किसे अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है डेविड ली की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा और डेविड ली ने स्थान लिया है जे चीन का। हुआई कंपनी की बात करते हैं तो यह चीन की एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है यानी कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय इसका चीन के शेंजन में है और इसके संस्थापक और सीईओ हैं रेन जेंगफेई और हार्मोनी ओएस के नाम से एक इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया था। ये आपको ध्यान रखना है। पीका लैंडमार्क ये नोकिया के नए सीईओ बने हैं। आरबीआई ने एन कामाकोडी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी? तो ये यानी कि एन कामाकोडी एक बार फिर से एमडी और सीईओ होंगे सिटी यूनियन बैंक के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो 1 मई 2020 से इनका कार्यकाल शुरू होगा 3 वर्षों के लिए।
सिटी यूनियन बैंक की स्थापना 1904 में हुई थी। यह एक प्राइवेट क्षेत्र का बैंक है, यानी कि निजी क्षेत्र का बैंक है। मुख्यालय इसका तमिलनाडु के कुंभकोणम में है। अध्यक्ष इसके हैं आर मोहन। और आपको ध्यान रखना है कर्नाटक बैंक के बारे में, इसके नए यानी कि नए एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति की गई है महाबलेश्वर एमएस की। और आरबीआई के द्वारा अभी जो प्राइवेट और हमारे विदेशी बैंक हैं उनमें अगर एमडी और सीईओ की नियुक्ति की जाती है तो उसके लिए गाइडलाइन में भी परिवर्तन किया है। अगर किसी की पुनर्नियुक्ति की जाती है तो 6 महीने पहले आरबीआई को इसके बारे में सूचना देनी होगी, जो कि पहले था 4 महीने। और अगर किसी की फ्रेश नियुक्ति की जाती है तो उस स्थिति में 3 महीने पहले आरबीआई को सूचना देनी पड़ेगी उस पार्टिकुलर प्राइवेट या फिर विदेशी बैंक के द्वारा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस संगठन के कोविड-19 पर खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन पर चर्चा में हिस्सा लिया? तो ये इन्होंने हिस्सा लिया है G20 के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो G20 समूह के जो कृषि मंत्री हैं उनको लेकर के एक आभासी बैठक का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसमें भारत के जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने हिस्सा लिया है। ध्यान रखना है आपको ये कि 2020 के लिए जो G20 समूह के देशों की प्रेसिडेंसी है वह सऊदी अरब के पास में है। इससे पहले भी इनके द्वारा एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें पीएम ने हिस्सा लिया था, और एक इनका था वित्त मंत्रियों के ऊपर जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने हिस्सा लिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने अभी किसान रथ नाम का ऐप भी लॉन्च किया है। वर्ष 2020 के लिए किसे विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार है इससे सम्मानित किया जाएगा एडम हिगनबॉटम को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब विलियम ई कॉल्बी को ये पुरस्कार मिलेगा क्यों? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो हो सकता है आपने चेरनोबिल की घटना के बारे में सुना हो। इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज भी है, अगर आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। चेरनोबिल की घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी यूक्रेन में। हालांकि यूक्रेन उस समय पार्ट था यूएसएसआर का। तो इनका एक न्यूक्लियर प्लांट था जिसमें विस्फोट हो गया था और उससे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन यूरोप के देशों में फैल गया था। तो उसी के ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी है। बात करते हैं विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार की। तो 1999 में CIA यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि है यूएसए के, इसके पूर्व निदेशक कॉल्बी निक्सन के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। तो इस वर्ष ये पुरस्कार मिलेगा एडम हिगनबॉटम को, और पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये है इनकी पुस्तक। कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों के त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए किसने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये एक प्रकार का ट्विटर हैंडल है, यानी कि इस ट्विटर हैंडल का प्रयोग करके ट्विटर पे कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के संबंध में अपने प्रश्न पूछ सकता है और वहाँ पर जो प्रशिक्षित हैं उनके द्वारा इन प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु, IGOT, सहयोग, युक्ति, इसके अलावा करुणा, ये सारे प्लेटफॉर्म भी जारी किए जा चुके हैं। किस राज्य की सरकार ने ई संजीवनी OPD के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श सेवा प्रदान करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो भी हिमाचल प्रदेश राज्य के लोग हैं वे ई संजीवनी OPD.in के माध्यम से जो विभिन्न मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों के डॉक्टर हैं इनसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं किसी भी बीमारी के बारे में। हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की 2 है, शिमला और धर्मशाला। राज्यपाल यहाँ के हैं वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय, CM यहाँ के हैं जयराम ठाकुर, और कई सारे आपको राष्ट्रीय पार्क मिल जाएंगे। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि पिन वैली है, इंदर किला है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, उसके अलावा सिम्बर बरा नेशनल पार्क है। तो ये सारे आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में इजराइल के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये चर्चा में क्यों आए? इजराइल देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले 1 वर्षों में इजराइल ने PM के लिए 4 चुनाव
हो चुके हैं, यानी कि 4 चुनाव देख चुका है इजराइल पिछले 1 साल में। अब कोविड-19 महामारी का इस समय दौर है, तो एक बार फिर से मार्च महीने में यहाँ पर चुनाव हुआ। कुल यहाँ पर आपको 120 सीटें मिलेंगी इनकी असेंबली में, और इन 120 सीटों में से बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है जिसका नाम है लिक्विड पार्टी, इसने जीते 36 सीटें, और विपक्षी दल यानी कि ब्लू एंड व्हाइट ने जीते हैं 33 सीटें। तो अब ये दोनों पार्टी साथ में आएंगे और कोविड-19 के मद्देनजर एक आपातकालीन सरकार बनाने के ऊपर सहमति हुई है। तो इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर चर्चा में है। इजराइल की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी जेरूसलम में है, मुद्रा यहाँ की है शेकेल। किस शहर द्वारा गृह संगरोध यानी कि होम क्वारंटीन किए गए लोगों की निगरानी के लिए साइम ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है पुणे नगर निगम के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो साइम ऐप है ये चलेगा जीपीएस ट्रैकिंग पर, और इसमें कलर कोड भी हैं, यानी कि कोई व्यक्ति जहां पर उसे क्वारंटीन किया गया है उससे कितनी दूरी तक जाता है, इसके आधार पर इस ऐप के माध्यम से जानकारी जो मॉनिटर करने वाले लोग हैं उनको मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, साइम ऐप को लॉन्च किया है पुणे नगर निगम ने, और इससे पहले इसी प्रकार का ऐप जिसका नाम है क्वारंटाइन, इसे लॉन्च किया था आईआईटी बॉम्बे ने। किस देश में पहली बार कच्चे तेल की कीमतें $0 के नीचे चली गई? तो ऐसा पहली बार हुआ है अमेरिका में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब कच्चे तेल जो इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं उनका एक समूह है जिसका नाम है ओपेक। तो ओपेक में रसिया भी शामिल है, और रसिया और ओपेक का जो आप कह सकते हैं मेन लीडर है सऊदी अरब, इनके बीच में तेल के उत्पादन को लेकर के काफ़ी समय से विवाद था। तो इस विवाद के कारण भी कच्चे तेल के दाम जो हैं वो धीरे धीरे नीचे आने लगे। और कच्चे तेल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो कच्चा तेल आपको रसिया में मिलता है वही कच्चा तेल आपको यूएसए में मिलेगा, यानी कि उसके भौगोलिक स्थानों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में आपको कच्चे तेल की प्राप्ति भी अलग अलग होगी। तो यूएसए में जो तेल मिलता है इसका नाम है WTI ऑयल, और इसके दाम चले गए -40 बैरल तक। कितने? -$40 पर बैरल तक इसके दाम नीचे चले गए, यानी कि अगर आप 1 बैरल तेल खरीदेंगे तो आपको उसके साथ में $40 भी मिलेंगे। और इससे पहले कोविड-19 के कारण जो कच्चे माल की मांग है इसमें भी 30% तक की कमी आ चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। तो जाहिर सी बात है वाहन नहीं चलेंगे तो कच्चे तेल की जो मांग है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। ओपेक का मुख्यालय आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। फार्मूला 1 चीनी ई स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लेक्लर्क ये खिलाड़ी हैं मोनाको के, और फरारी ये चलाते हैं। फरारी कहाँ की कंपनी है? तो ये इटली की कंपनी है, और इटली की एक कंपनी और है जिसका नाम है फिएट। तो ये दोनों कंपनियां आपको मिलेंगी इटली में। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के लिए रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल की शुरुआत की? तो ये जो तिरंगा पहल है इसकी शुरुआत की है केरल राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो केरल का जो पथानामथिट्टा जिला प्रशासन है इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और तिरंगा का पूरा नाम है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। अब रैपिड स्क्रीनिंग क्या होता है? यानी कि यहाँ पर एक प्रकार का वाहन होगा, ये वाहन लोगों के घर जाएगा या लोगों के पास जाएगा और उनकी रैपिड स्क्रीनिंग करेगा कि क्या वह लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या फिर नहीं है। पथानामथिट्टा जिला के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध सबरीमाला का टेम्पल है वह भी आपको यहीं पर मिलेगा। केरल राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी तिरुवनंतपुरम में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और पिनरई विजयन यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और योद्धाऊ ऐप भी अभी केरल राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। कल मैंने आपको बताया था यूएनडीपी की रिपोर्ट के बारे में जो कि आई थी एसडीजी पर, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था तमिलनाडु, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें सही होगा तेलंगाना राज्य था पहले स्थान पे। हालांकि जो नीति आयोग ने जारी किया है उसमें केरल राज्य ही रहा है पहले स्थान पर। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 की लड़ाई के दौरान किसी स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उड़ीसा राज्य की सरकार ने ये कहा है कि कोविड-19 की लड़ाई के दौरान किसी भी प्रकार के स्वास्थ्यकर्मी की अगर डेथ हो जाती है तो उसको पहली बात शहीद का दर्जा मिलेगा, उसके परिवार को 50 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसमें एक और जरूरी चीज़ ऐड की गई है कि जब तक उसका कार्यकाल बचा हुआ था, यानी कि मान लीजिए 35 का है, 50 में रिटायर होना था, तो 15 सालों तक
उसके परिवार को उसकी सैलरी भी दी जाएगी। तो ये घोषणा की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने, यानी कि सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 50 लाख का बीमा किया इन लोगों का। अभी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कोविड-19 योद्धा योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा, उसमें भी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको मिलेगा 50 लाख तक का बीमा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मी की अगर डेथ होती है तो उसे हम देंगे 1 करोड़ रुपए। वेस्ट बंगाल की सरकार ने क्या कहा है, तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने कहा है कि हम देंगे 10 लाख रुपए। और एमपी की सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि अगर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी कार्य कर रहे हैं कोविड-19 के दौरान, उन्हें हम 10,000 रुपये प्रति माह का मानदेय भी देंगे। उड़ीसा की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की आपको भुवनेश्वर में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल और नवीन पटनायक यहाँ के हैं सीएम। आरबीआई ने राज्य और यूनियन टेरिटरी के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहली छमाही के लिए तरीके व साधन अग्रिम यानी कि वेज एंड मींस एडवांसेस को बढ़ाकर कितने रुपए निर्धारित किया। तो इससे पहले ये जो वेज एंड मींस एडवांसेस था ये था 1.2 लाख करोड़, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये होता क्या है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो राज्य सरकार होती हैं या केंद्र सरकार होती हैं उनके प्राप्तियों में और उनके खर्चों में अंतर आ जाता है। अब इस समय आपको पता होगा कि जो भी हमारे राज्य या केंद्र सरकार हैं उनको प्राप्तियां लगभग शून्य हो रही हैं क्योंकि पूरा देश लॉकडाउन है। तो इसीलिए आरबीआई के द्वारा इनको सहायता दी जाती है। और आरबीआई ने ये भी घोषणा की है कि जो राज्यों को ओवरड्राफ्ट की सीमा 14 दिनों के लिए होती थी उसे अब 21 दिनों के लिए किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और WMA के बारे में जैसा आपको बताया कि यह केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा एक लघु अवधि का ऋण माध्यम होता है जो कि आरबीआई देता है। और आरबीआई ने अभी मनाया है अपना 50वां स्थापना दिवस। लाइसेनिया करेस जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे फिजी के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सी करेक्ट होगा। 2000 से 2006 तक ये फिजी के पीएम रहे। फिजी की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की है सुआ। और अभी एक चक्रवात भी आया था यहाँ पर जिसका नाम है हेराल्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उस दौरान यूएन के द्वारा $2.2 मिलियन की वित्तीय सहायता भी दी गई। वर्तमान में पीएम कौन है, तो ये है जोसिया वोराक वैनीमरामा, ये फिजी के पीएम है इस समय। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है, तो मुंबई क्रिकेट संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय पाटिल। भारतीय नौसेना की कुल कितनी कमान है, तो इनकी 3 कमान वर्तमान में है। एक प्रायद्वीपीय कमान बनाने की घोषणा की गई है जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। 3 कमान कौन कौन सी हैं, एक है आपका वेस्टर्न कमान जो कि जिसका मुख्यालय है मुंबई में, एक आपका है ईस्टर्न कमान जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में, और एक है सदर्न कमान जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोचीन में। और इसी सदर्न कमान के द्वारा जो एयर इवैक्यूएशन पॉड का निर्माण किया गया है वो भी इसी सदर्न कमान के द्वारा बनाया गया है। लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया है तेलंगाना ने। किसने, तेलंगाना राज्य ने। गृह मंत्रालय द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए जो SOP जारी किया गया है इसका पूरा नाम है स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और मासू त्यौहार की बात करते हैं तो ये है नागालैंड राज्य का। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। यूनेस्को स्थल जिसका नाम है रानी की वाव ये किस राज्य में स्थित है। काला घोड़ा कला महोत्सव के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। किस देश में 80 मिलियन क्यूबिक फीट के नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई। और 21वीं पुस्तक मेला किस देश में आयोजित किया गया। तो ये रहे आपके आज के प्रश्न। आज तबीयत थोड़ी खराब थी तो इसीलिए हो सकता है कि वीडियो आपको उतना ज़्यादा अच्छा ना लगा हो, फिर भी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। कल से फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।